अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक शेर से करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से ये शेर सुन रखा होगा, जिन्होंने नहीं सुन रखा उनके लिए भी, कि हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। और नाज़रीन, यही कुछ हुआ है अमेरिका के साथ, क्योंकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद एक छोटी सी गलती ने लाखों हसास तरीन ईमेल्स अफ्रीकी मुल्क माली को भिजवा दी, जो रूस का करीबी इत्तेहादी है। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC, उसके मुताबिक इन ईमेल्स में अमरीकी फ़ौज का तिब्बी डेटा, अमरीकी फ़ौजी तनसीबात के नक्शे, मालियाती रिकॉर्ड और सरकारी दौरों के लिए मनसूबा बंदी जो है उसके हवाले से बहुत सारे अहम दस्तावेज़ात के साथ साथ कुछ सिफारती पैगामात भी शामिल थे। लीक होने वाली ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें रवां साल मुबैना तौर पर अमरीकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ के इंडोनेशिया के दौरे के लिए जो सफरी प्रोग्राम था वो भी शामिल था, उसकी डिटेल्स भी मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ हुआ कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईमेल के लिए इस्तेमाल होने वाली जो डोमेन है उसका नाम इस बड़ी उलझन का बायस बना। अमरीकी फ़ौज मालूमात की फराहमी के लिए MIL डोमेन इस्तेमाल करती है, लेकिन ये मेल्स गलती से ML डोमेन पर भेजी जाती रहीं, जो मतलूबा जगह की बजाय जाहिर है कि अफ्रीकी मुल्क माली पहुंचती रहीं। BBC के मुताबिक अमरीकी फ़ौज खुशकिस्मत है कि ईमेल्स साइबर मुजरिमों के बजाय माली की हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल डोमेन पर जा रही थी। खबर रसा इदारा रिपोर्ट ये भी करता है, बताता ये भी है कि इस मसले को सबसे पहले डच इंटरनेट कारोबारी शख्सियत जोहानस ज़ेवरबियर ने उजागर किया, यानी उनके पास सबसे पहले ये मालूमात थी और माली की जो डोमेन है उसका इंतज़ाम भी उन्हीं के पास था। लेकिन इस गलती का सिलसिला कमोबेश 10 साल तक जारी रहा। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने मसले से निपटने के लिए इकदाम कर लिए हैं और भिजवाई गई जो तमाम ईमेल्स हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। लेकिन ये क्या कहीं किसी मकासद के लिए कुछ जगहों पर इस्तेमाल हुई होंगी, इसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। लेकिन ये हुआ क्यों है और इसके बाद क्या हो सकता है अगर ये कहीं इस्तेमाल हुई हैं ईमेल्स, इस पर हम जी तबसरा चाहेंगे GR बलोच साहब से। साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले आपको ये एक पैकेज दिखा देते हैं, रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर बलोच साहब से बात करते हैं। अमेरिका में IT माहिरीन से होने वाली मामूली गलती ने दुनिया के होश उड़ा दिए, और वो ये कि लाखों अमेरिकी फौजी ईमेल्स, जिनमें इंतहाई हसास मालूमात भी शामिल थीं, गलती से अफ्रीकी मुल्क माली को भेज दी गई हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अभी तक बज़ाहिर ये सब टाइपिंग की एक मामूली गलती करार दिया जा रहा है, लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली रूस का इत्तेहादी है। बैनुल अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस लीक से इंतहाई हसास मालूमात सामने आई हैं, जिनमें अमरीकी सफारती दस्तावेजात, टैक्स रिटर्न, पासवर्ड्स और आला अफसरान के सफरी तफसीलात शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सादा डोमेन का नाम इस बड़ी उलझन का बायस बना। अमरीकी फौज मालूमात की फराहमी के लिए MIL डोमेन इस्तेमाल करती है। ये मेल्स अफ्रीकी मुल्क माली के लिए ML डोमेन को भेजी जा रही थी। गलत सिमत में भेजी गई ईमेल्स फौजी अमले के अरकान, अमरीकी फौज के साथ काम करने वाले ट्रैवल एजेंट्स, अमरीकी इंटेलिजेंस, निजी ठेकेदारों और दीगर की तरफ से भेजी गई थीं। रवां साल के अवाइल की एक ईमेल में मुबैना तौर पर अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल के इंडोनेशिया के दौरे के लिए सफरी प्रोग्राम भी शामिल था। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक इन ईमेल्स में अमरीकी फौज का तिब्बी डाटा, अमरीकी फौजी तनसीबात के नक्शे, मालियाती रिकॉर्ड और सरकारी दौरों के लिए मनसूबा बंदी के दस्तावेजात के साथ साथ कुछ सिफारती पैगामात भी शामिल थे। ताहम अमरीकी फौज खुशकिस्मत है कि इस मसले को उसकी तवज्जो में लाया गया और ईमेल साइबर मुजरिमों के बजाय माली की हुकूमत के ज़रिए इस्तेमाल डोमेन पर जा रही थी। इस मसले को सबसे पहले डच इंटरनेट कारोबारी शख्सियत जोहास ने उजागर किया था, जो माली के डोमेन का इंतजाम करते हैं। बैनुल अक़वामी जरीदे से बात करते हुए इनका कहना था कि अमरीकी हुकूमत को बार बार मुतनब्बे किया था और इस गलती की निशानदेही की, मगर बार बार कोशिशों के बावजूद गलत ईमेल्स भिजवाने का सिलसिला एक दहाई से ज्यादा अरसे तक होता रहा। उसने रवां साल जनवरी से गलत डायरेक्ट ईमेल्स इकट्ठी करना शुरू की और अब तक वह 1,17,000 गलत डायरेक्टेड पैगामात जमा कर चुका है, जिसमें सिर्फ एक दिन में तकरीबन 1,000 पैगामात इकट्ठे किए गए। जोहास ने यह भी बताया कि उन्होंने अमरीकी हुकाम को एक खत लिखा जिसमें बताया था कि उनका माली हुकूमत के साथ मुआहदा जल्द ही खत्म होने वाला है और माली की हुकूमत डोमेन को संभालने वाली है, यानी ये खत हकीकी है
اور امریکہ کے مخالفین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری جانب پینٹاگون نے کہا کہ اس نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کمانڈر نے بتایا کہ محکمہ دفاع اس مسئلے سے آگاہ ہے اور کنٹرول شدہ قومی سلامتی سمیت دیگر معلومات کے تمام غیر مجاز انکشافات کو سنجیدگی سے لیتا ہے. گورنمنٹ نے مزید کہا کہ MIL ڈومین سے مالی کو بھیجی گئی ای میلز بلاک کر دی گئی ہیں اور بھیجنے والوں کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ انہیں آئندہ کے لیے مطلوبہ ای میلز کو درست کر لینا چاہیے. بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی رپورٹ کے حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں GR بلوچ صاحب، سابق سفیر پاکستان کے لیے، بڑی ان کی خدمات، اور آج کل ہمارے پروگرام کے لیے ہماری ریکویسٹ پر موجود ہوتے ہیں. آج بھی وقت نکالا. میں سب سے پہلے تو معذرت کروں گی، میں ان سے بہت زحمت اٹھانا پڑی آپ کو، انتظار کی طویل. بلوچ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. بہت شکریہ بلوچ صاحب موجود رہنے کے لیے. اچھا بلوچ صاحب، ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی لیکن یہ امریکہ کو بہت بھاری پڑ سکتی تھی. کہیں نہ کہیں کیا ابھی بھی سمجھا جائے کہ اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات امریکہ کو ہوئے ہوں گے؟ یہ جو معلومات ہیں یہ کہیں نہ کہیں افشاں ہوئی ہوں گی، یہ راز کہیں نہ کہیں پہنچے ہوں گے، یا یہ بس کچھ شخصیات کو پتہ چلا اور مالی کی حکومت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو بس اب امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے؟ دیکھیے، جو ڈپلومیٹک یا آفیشل یا ملٹری کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس کے مختلف کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ٹاپ سیکرٹ، کانفیڈینشیل یا عام. جو ابھی تک آپ نے بھی رپورٹ میں بتایا اور جو کچھ میں دیکھ سکا ہوں کہ یہ موسٹلی کوئی اتنی سیکرٹ نہیں تھی جو رپورٹس اس کے اندر تھی. یہ موسٹلی وہ ای میلز ہیں جو کہ آفیشیل سے ایک دوسرے کو بھیجتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لیک ہے اور بہت ملینز آف ای میلز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کافی عرصے تک ان کے پاس آتی رہی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ یوز اور مس یوز ہوں گی، کیونکہ مالی کا ایک اور اینگل اس کا یہ ہے کہ مالی از ویری کلوز ٹو رشیا، اور ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ جو چل رہا ہے، تو آئی تھنک جو کم از کم اس امیڈیٹ فیوچر کی بات، جو پاس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں شاید یہ انفارمیشن وزٹس کے اور باقی جو ان کے انسٹالیشنز کے سسٹمز کے کسی حد تک کم از کم استعمال تو ہوں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ خبر تو بنی ہے لیکن اتنی بڑی خبر اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام کنٹریز عموماً، اور یہ جو بگ پاورز ہیں خصوصاً، ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز ہیں جو اسپائی آن ایچ ادر، سیٹلائٹس ہیں، لوگ ہیں، انٹرونشنز ہیں، پتہ نہیں کتنے. سو ایکچولی آج کے دور میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں، جب بھی even when we were in the government، کہ consider that whatever you are sending could be interrupted, could be، تو اس کا ایک تو بیک اپ رکھیں، پلس اس کے ہینڈلنگ کو اس طرح سے کریں کہ کسی کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی کیچ اپنے پاس اس کا رکھیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی کیچ انہوں نے ضرور رکھا ہوگا جس وجہ سے اتنے یہ لوگ پریشان نہیں ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ لیک، اور یہ ایک لحاظ سے آج کل کے انٹرنیٹ دور کے جو ڈاؤن سائڈ ہے یا اس کے جو ہیزرڈس ہیں اس کو کرتا ہے انڈیکیٹ. اور اس میں خاص طور پہ پاکستان جیسے ہمارے ملک میں جہاں پہ سسٹمز ہمارے مضبوطی نہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ پورا FBR کا ڈیٹا جو ہے وہ لوگوں نے لے لیا تھا، پرائیویٹ سیکٹر نے اس لیے لیا تھا کہ ہماری جو ڈومین تھی وہ کوئی ہم نے ڈیڈیکیٹڈ نہیں لی تھی، وہ ایک عام سافٹ ویئر لیکن دیکھیں پاکستان جیسے ممالک میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم شمار ہوتے ہیں، یہاں اس طرح سے ہم ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں، تو چلیں اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی نشاندہی ہوتے ہی فوری طور پر اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، اس چیز کو روک لیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک ڈچ انٹرنیٹ کمپنی جو ہے، اس سے منسلک ایک شخصیت جو ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم نے تو تقریباً 1 سال پہلے بتا دیا تھا، ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے باقاعدہ، کہ ہم نے تو امریکہ کو اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ای میلز اس طرح سے آ رہی ہیں اور ان ای میلز کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے ہے. لیکن اس کے باوجود 1 سال لگ گیا امریکہ کو اس چیز کو رکوانے میں. تو یہ کس جانب نشاندہی کرتا ہے؟ کیوں اس پر توجہ نہیں دی گئی؟ کیوں اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا اس میٹر کو؟ میرے خیال ہے جس طرح بیوروکریسیز ہوتی ہیں، بیوروکریسیز ہر دنیا میں، چاہے تھرڈ ورلڈ کی ہو یا سیکنڈ ورلڈ کی، تھرڈ ورلڈ یا فرسٹ ورلڈ کی ہو، تمام کی تمام جو ہے وہ they are by nature only pushed if there is a power behind it. لیکن یہ definitely it calls for some kind of investigation. اور میں سمجھتا ہوں کہ US نے کہا بھی ہے
اور وہ ایک انویسٹیگیشن کریں گے کہ کس کو انہوں نے بتایا اور کیوں انہوں نے پھر ایکشن نہیں لیا. یقینی بات ہے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ان کی, بہت ٹیکنیکل فلا ہے ان کے سسٹم میں, یہ بہت کہ ان کو ان کے پاس ایک لحاظ سے کوئی صرف ایک غلطی سے پوری کی پوری ای میل ادھر چلی گئی, سالوں ہوتی رہی. جی تو ایسا ہو سکتا ہے سر, کچھ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں, کچھ طریقہ ایسا بھی اختیار کیا جاتا ہے جس پر کسی کو شک نہ ہو کہ کچھ معلومات جان بوجھ کر پہنچائی جا رہی ہوں امریکہ کی جانب سے, کچھ ہیں ایسے چانسز؟ Yeah, that's a very interesting question. In fact, یہ ڈسپشن کا ہوتا ہے, ملٹریز کرتی ہیں, گورنمنٹس کرتی ہیں کہ ایسے کوئی جان بوجھ کے ایسے مس لیڈنگ انفارمیشن بھی کرتی ہیں تاکہ اصل پلان جو ہے وہ رک جائیں. This is done. It was actually done very well in the Second World War. In fact, there's a very famous battle. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ بیٹل کے جو پلانس تھے وہ جان بوجھ کے اپنے اینیمی کے کسی جگہ پہ ڈراپ کروا دیے on a motorbike. انہوں نے سمجھا کہ ہمیں یہ پلان آ گئے, ایکچوئل ان کا پلان ڈفرنٹ تھا, یہ جرمنس نے کیا تھا شاید, تو وہ پھر اس بیٹل کا نقشہ انہوں نے تبدیل کر دیا. تو دس ہیپنس. ان فیکٹ جتنی بھی وار لڑی گئی ہیں اس کے اندر جو ڈسپشن ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور ڈپلومیسی میں بھی ڈسپشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کر کچھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں اگر ایسا مطلب, حالانکہ عام حالات میں تو ہم پیس کی بات کرتے ہیں ڈپلومیسی میں, لیکن جہاں دشمنیاں آ جاتی ہیں, جہاں پہ کمپٹیشن آ جاتے ہیں, جہاں پہ ایڈورسیل ریلیشنز آتے ہیں, جس طرح ابھی یو ایس اور رشیا کا چل رہا ہے, یوکرین کا اور رشیا کا چل رہا ہے, یا چائنا کا اور امریکہ کا چل رہا ہے, تو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, تو شور اناف کہ یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کے منصوبے بناتی ہیں اور اس طرح سے ڈسپشن دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور میرے خیال ہے یہ ہر جگہ سیاست میں, ایون انٹرنلی پولیٹکس میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, جہاں کہیں بھی جب سیاست اس طرح ہوتی کی ہے کوئی چیز ہو جاتی ہے, فرض کر لیں کہ یہ غلطی سے ہوا اور اس کے پیچھے کوئی انٹینشنز اس طرح کے نہیں تھے جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, کیونکہ چانسز ہیں نا اس پہ تو ابھی, تو اس کی پھر کوئی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, کچھ اس سے پہلے کوئی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث رہے ہیں جانے انجانے جیسے بھی, ان کے لیے کچھ سزائیں ہوں, یا بس پھر اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک انسانی غلطی یا نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں. امریکہ میں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ جو اس سے پہلے جو عراق کے متعلق تھی بہت ساری ای میلز, جو ایک ان کا نیول کا آفیسر تھا اس نے لیک کی تھی, جان بوجھ کے کی تھی اس نے, اس کو تو عمر بھر کی قید دی دی انہوں نے, تو پنش کرتے ہیں. اور یہ اگر اس میں آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ یہ لوگ کریں گے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور اگر واقعی لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے غلطی کی گئی ہے یا کوئی ایسا سسٹم کے اندر بگ ڈالا گیا ہے کہ وہ ان کو الارم نہیں ملا یا ان کو چیک نہیں ہو سکا ان سے, کیونکہ فلٹرز تو ہوتے ہوں گے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ کی کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک ہوتا ہے, کوئی کاؤنٹر چیک ہوتا ہے, تو وہ بھی اس لحاظ سے ان سے وہ بھی وہ نہیں دیکھ سکے. تو یقینی بات ہے کہ امریکہ میں سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, چیکس بیلنسز کا. اور تھوڑی سی جو چیز سوالات اس پر بہت زیادہ ذہن میں اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ بتا دینے کے باوجود جس طرح سے انٹرویو میں ان شخص کی جانب سے بتایا گیا ہے اس پر بہت سست روی کا مظاہرہ جو ہے کیا گیا. بٹ لیٹس سی بلوچ صاحب اس میں سے کیا نکلتا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اس حوالے سے کوئی اور بڑی خبر کوئی بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہم پھر سے آپ سے ڈسکشن کر رہے ہوں گے اس پہ. بہرحال بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم اس معاملے پر ایک انفیکٹ دلچسپ خبر بھی تھی یہ, اس پر آپ ہم سے بات کرتے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اچھا جی, آج تو یہ امریکہ سے ایک اہم خبر تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی, لیکن آج کل ویسے اگر ہم عموماً کچھ انٹرنیشنل افیئرس کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ خطے کی توجہ اپنی جانب مرکوز کیے ہوئے ہیں. ایک جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان تو دوسری طرف جاپان کے وزیر اعظم سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جدہ پہنچے. ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی, وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے اور دونوں ملکوں کے درمیان توانائی, دفاعی صنعت, تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں تعاون سمیت مفاہمت کی 9 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. سعودی عرب نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاع کو
को मजबूत बनाने के लिए तुर्क असलहा साज कंपनी बेकर से ड्रोन्स की खरीदारी के 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। जापान के वज़ीर आज़म फोमिया कशीदा इन दिनों खलीजी रियासतों के दौरे पर हैं और ये जनवरी 2020 के बाद किसी भी जापानी रहनुमा का मशरिक़ वस्ती का पहला सरकारी दौरा है। फोमियो के इस दौरे का जो मकसद है वो खलीज ताउन काउंसिल के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है और मुख्तलिफ शोबों, ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में अंदर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने में मदद फराहम करना है, ये बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज जापान के वज़ीर आज़म ने अपने दौरे का आगाज़ सऊदी अरेबिया से किया, जहाँ 26 मुआहदे हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान। दुनिया भर में दोनों मुल्क जो हैं वो कार्बन फ्री बनाने के हदफ पर काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं और इसके लिए इन्होंने मनसूबे मुख्तलिफ तैयार किए हैं और जदीद हिकमत अमली बनाने में रहनुमाई हासिल की जाएगी दोनों की जानिब से। आपस में खलीज ताउन काउंसिल और जापान ने आज़ाद तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया है और जापान 76.7 अरब डॉलर्स मालियत के साथ खलीजी ममालिक के बरामदात और 22 अरब डॉलर्स की दरामदात के साथ चौथे नंबर पर है। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं, हमारे पास एक पैकेज है, आपको दिखाता है। तुर्की की सदर रजब तैयब एर्दोगान 3 खलीजी रियासतों के दौरे के पहले मरहले में जद्दा पहुंचे, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी एजेंडे में सरफहरिस्त है। आलमी खबर से दारे के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में सदर रजब तैयब एर्दोगान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताउन को फिरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद और तुर्की की सदर की मौजूदगी में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद माहिदों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें तवानाई के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के लिए एक मफाहमती यादाश्त भी शामिल है। मुमलिकत के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने ट्वीट में बताया कि 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वजारत ड्रोन्स हासिल करेगी। इसका मकसद मुमलिकत की मुसल्लह फ़ौज की तैयारी को बेहतर बनाना और उसकी दिफाई और पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता साल तिजारती हुजम 6.5 अरब डॉलर था और इस साल की पहली छमाही में तिजारती हुजम 3.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। खलीजी रियासतों के साथ तुर्की की तिजारत 1.6 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब से कतर पहुंचे, जहां वो दोहा में कतर के अमीर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए, दो तरफा ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। तुर्की की सदर का तीसरा पड़ाव मुत्तहिदा अरब अमारात होगा। मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के दायरेकार में सदर एर्दोगान दौरा के दौरान मुतअद्दिद वज़रा और कारोबारी शख्सियात मुतल्लिका ममालिक के वज़रा और कारोबारी शख्सियात से मुज़ाकरात करेंगे और इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने मशरिक़ वस्ती के 3 रोज़ा दौरे का आगाज़ इतवार को सऊदी अरब से किया। सरकारी खबर से एजेंसी SPA के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और सकाफ़ती शोबों में ताउन के पहलुओं को सऊदी जापानी विजन 2030 के मुताबिक बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आर मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने जापानी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जापानी कंपनियों और कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात की। सऊदी जापानी गोल बेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुतअद्दिद माहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों ने माहौल दोस्त तवानाई के सिलसिले में ताउन के लिए मनार इनिशिएटिव का ऐलान किया है। मुश्तरका एलामी में इस अज़म का इजहार किया गया कि मनार इनिशिएटिव के तहत सऊदी अरब और जापान में बड़ी कंपनियां मिलकर और बाहमी ताउन से एनर्जी सप्लाई के हवाले से काम करेंगी, जिससे नए मंसूबों के निफाज में मदद मिलेगी। फोमियो किशिदा सऊदी अरब से अबू ज़हबी पहुंचे, जहां उनकी अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताउन और मुख्तलिफ शोबों में उरूज की नई मंजिलों तक ले जाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान इस वक्त फ़ाल तौर पर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और इसका मकसद 2050 तक कार्बन से पाक होना है। नवंबर में दुबई में होने वाले COP28 मौसमियाती सरबराही इजलास से कबल इस सिमत में नुमायां पेशरफ्त करना चाहते हैं। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा कतर भी गए, जहां उनकी अमीर कतर समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें हुई। उन्होंने अपने दौरे के दौरान तवानाई की फ़ाहमी को महफूज बनाने
और जापानी हाई टेक को फिरोग देने पर तवज्जो मरकूज की। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसी रिपोर्ट पर, इस सारे मामले पर, इन विजिट्स पर इनफैक्ट हम बात करेंगे डॉक्टर अशफाक अहमद साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। 2018 में अशफाक साहब एक वाक़या होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों ममालिक हैं तुर्की और सऊदी अरेबिया, इनके दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाए, बढ़ जाती है, और उसके बाद दिखता नहीं है ऐसा कि ये जो ताल्लुकात इतने कशीदगी पर चले गए हैं, ये दोस्ती की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि गर्मजोशी आएगी, क्योंकि ये बड़ा अहम विज़िट जो है ये तैयब रजब उर्दवान की जानिब से किया जा रहा है। अभी ये समझते हैं कि गर्मजोशी दिखाई जाएगी दोनों जानिब से, मज़ीद आगे भी मामलात बढ़ेंगे, या ये विज़िट जो है बस ये विज़िट तक ही एक रहेगा? थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी। ऐसे कि इसमें अगर ओवरऑल इनके, जैसे आपने एक जिक्र भी किया कि जमाल खशोगी की किलिंग का, उसके बाद जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ परहैप्स इसलिए जा रही है बिकॉज तुर्की के जो इकोनॉमिक जो उनकी सिचुएशन है वो काफ़ी डिटेरियोरेशन की तरफ उनकी इकोनॉमी चल रही है, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दो वो कम हुआ है, 38% पे आया है, लेकिन स्टिल उनको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना फेस करना पड़ रहा है। प्लस लास्ट ईयर अगर आप देखें तो $6.5 बिलियन तक उनका जो बाहमी जो तिजारत है वो वहाँ तक पहुँची है। अब जो इलेक्शन हुए थे मई में जिसमें एर्दोगान फिर दोबारा से पावर में आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की ने अब अपनी न्यू फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस किया, और ये जितने भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं या जो बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो उस मई इलेक्शन के बाद जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज है उसकी वजह से हो रहा है। प्लस अगर आप थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले का मुताला करें तो आपको नजर आएगा कि $5 बिलियन की एक जो रकम है वो तुर्की के जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है उसमें सऊदी अरेबिया ने वो डिपॉजिट करवाई है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको नजर आएंगे। प्लस अब जो रिसेंट विजिट है उसमें 200 का एक डेलीगेशन है, काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है जो विजिट कर रहा है, जो विजिट कर रहा था। मंडे से विजिट स्टार्ट हुआ था सऊदी अरेबिया का, और मोहम्मद बिन सलमान ने मीटिंग्स भी की हैं। इनकी डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उनके साथ बेकार जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने इन ड्रोन्स का अक्सर जिक्र सुना होगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई हुई थी इसमें काफ़ी इन ड्रोन्स ने चेंज कर दी थी स्ट्रेटेजिकली, जो वॉर की सिचुएशन थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी, और उस इन ड्रोन्स की वजह से आर्मीनिया से अज़रबैजान ने अपना जो मकबूजा इलाका था वो भी इनकी पोजीशन से छुड़ा लिया था। तो ये जो और ये भी कहा जा रहा है तुर्की की जानिब से कि ये जो तुर्की की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इस वक्त ये अग्रीमेंट है जो साइन हुआ है, कोई भी डिफेंस एग्रीमेंट जो अब तक साइन हुआ है वो ये सबसे बड़ा अग्रीमेंट है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि तुर्की के लिए सऊदीया क्यों अहम है? ये तो मामला कुछ ना कुछ हम समझ पा रहे हैं, आपने अपने गुफ्तगू में भी कुछ हमें समझाया। ये फरमा दीजिएगा जापान के लिए सऊदीया कितना अहम है और क्यों है? अब अगर आप जापान की तरफ मूव कर रही हैं तो देखें इस वक्त जापान को दो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। एक तो वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, और एनर्जी सिक्योरिटी यूरोप का भी इस वक्त प्रॉब्लम है, एनर्जी सिक्योरिटी चाइनीज़ का भी प्रॉब्लम है, इसी तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी जापानीज़ का भी प्रॉब्लम है। हाँ। और अगर आप इनकी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो देखें तो गल्फ से आ रही हैं, और इसमें से एक बड़ा अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आज़म हाउस आमद हुई है। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर इस्तकबाल किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा, मुलाकात हुई है और
आमद हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है, क्या अहवाल है इस मुलाकात का? जी बिल्कुल मनाज़र, जैसा आपको पता है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी होने के करीब है और पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो है वो हुकूमत ने बेहतरीन जो IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद जो है वो ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करने के बाद जो सियासी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर मशावरत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक और दीगर जो है वो लोग भी मौजूद थे और इसमें मुल्क की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है। जी बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद, दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई है। इसके अलावा इस मुलाकात के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको तफसीलन आगाह कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में आमद हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस मुलाकात में रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। उनको सिक्योर करें बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और 75% ये 5th लार्जेस्ट यूज़र हैं ऑयल के जापान में। तो दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से इनके ये सऊदी अरब इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ जापान। और फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है। आपने देखा होगा कि कई जो साहिली इलाके हैं जापान के वो सबमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज वो जो कार्बन एमिशंस हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है जिसकी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये चाह रहे हैं कि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। इसी वजह से जापान ने और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसकी तहत ये ज़ीरो कार्बन एमिशंस यानी दे विल बी रिलीजिंग ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2060। तो ये इनका हदफ है, बायलैटरल इनका इन्होंने गोल सेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ ममालिक के सऊदीया के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर जापान के वज़ीर आज़म का जो दौरा है वहाँ का, इसको अमेरिका किस तरह से देख रहा होगा? क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों में बड़ी कोशिशें की हैं कि उसके सऊदीया के साथ ताल्लुकात जो हैं कुछ बेहतर हो जाएं। फिर OPEC प्लस का जो फ़ैसला था तेल की पैदावार को लेकर, उस पर भी असरअंदाज होने की बड़ी कोशिश की। इनफैक्ट रिक्वेस्ट की गई थी अमेरिका की जानिब से, जिसको रद्द कर दिया गया सऊदीया की जानिब से। तो अब जब बाकी ममालिक के करीब सऊदीया हो रहा है और अमेरिका से दूर हो रहा है, तो इसको अमेरिका की तरफ से किस तरह से देखा जाएगा? कोई स्ट्रैटेजी तब्दील की जाएगी सऊदीया को लेकर अमेरिका के अंदर? अच्छा, जो चेंजेस आ रही हैं सऊदीया के और सऊदी गवर्नमेंट के और अमेरिकन के जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी रीज़न आपको इलेक्शन कैंपेन में जाना पड़ेगा। और उससे पहले 2018 का जो जमाल खशोगी का जो जिससे आपने अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट किया था, वहाँ तक जाना पड़ेगा बिकॉज बाइडन ने अपनी कैंपेन में 2 दफ़ा डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को और MBS को या मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट किया था। उन्होंने पहले अपनी कैंपेन में एक दफ़ा ये कहा था कि मैं सऊदी अरेबिया को पैराया स्टेट डिक्लेयर करूँगा। और उसके अगर रिपरकशंस की तरफ आप जाते हैं तो आपको स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जॉर्ज बुश जूनियर का आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जिन्होंने एक टर्म यूज़ की थी एक्सेस ऑफ ईवल का। इस एक्सेस ऑफ ईवल में 3 कंट्रीज का नाम लिया गया था। एक ईरान था, नॉर्थ कोरिया और इराक। आप देख लीजिए कि नॉर्थ कोरियंस भी अंडर सैंक्शंस हैं। इराक के खिलाफ वॉर लड़ी गई थी
اور ایرانین جو ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ دنیا میں اگر سینکشن امپوز ہے تو ایرانین سے، بٹ یہ جو یوکرین کے ساتھ رشیا کا اس وقت وار چل رہی ہے، اس کے بعد رشین اب ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو اگر لیٹ سپوز بائیڈن سعودی عربیہ کو پرایا اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا بیکاز آف دی انوالومنٹ الج انوالومنٹ آف ایم بی ایس ان جمال خشوگی's کلنگ، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انڈر سینکشنز آ جاتا اور پھر ان کی پوری اکانومی یا یہ آئسولیٹڈ ہو جاتے اپنے ریجن میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس یہ جو تناؤ آ رہا ہے، ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ٹھیک ہے. جو سعودیز ہیں انہوں نے 1945 میں ایک ٹیسٹ اگریمنٹ کیا تھا امریکن فرینکلن ڈی روزولٹ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے ساتھ، جس کو ٹرم دیا گیا تھا آئل فار سیکیورٹی. آئل فار سیکیورٹی میں 2 کلازز تھیں کہ سعودیز جو ہیں وہ آئل پرووائڈ کریں گے امریکنس کو، ٹھیک. اور پھر ان ریٹرن جو امریکنز ہیں وہ ایکسٹرنل تھریٹ سے اور پرٹیکولرلی جو پولیٹیکلی جو اس وقت آل سعود ہیں ان کو پولیٹیکلی بیک کریں گے مدد دیں گے ایکسٹرنل ان تھریٹ کو. سے. ٹھیک ہے. جی، تو یہ میوچل اگریمنٹ تھا. اب جاپان کو اگر آپ دیکھیں تو جاپان اگر اوبیسلی اگر ان کو کلوز ہو رہا ہوگا یا ہو رہا ہے تو یہ اس کی وجہ سے کافی پرابلمز آئیں گی. آپ نے ابھی اپنی ڈسکشن میں اوپیک کی جو پیٹرولیم پروڈکشن کی بات کی، ریڈیوس آئل پرائسز کی بات کی، جو کہ ایم بی ایس نہیں مانے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو مڈ ٹرم الیکشن تھے اس میں ریپبلکنز کی اس وقت اکثریت ہے کانگریس کے اندر. تو یہ اس کے ریپرکشنز ہیں. آبویسلی امریکنز کو یہ جو بڑھتے ہوئے ریلیشن کے اوپر تحفظات ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے کہ پہلے تو یہ دورے دونوں کی جانب سے کیے کیوں جا رہے ہیں، پھر سعودیہ سے ان کا آغاز کیوں جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ امریکہ کو اس کے اوپر کیا تحفظات ہو سکتے ہیں اور اسے نمٹنے کے لیے وہ کیا اس کے پاس آپشنز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ ان اہم وزٹس کے حوالے سے شیئر کر رہے تھے. اچھا ناظرین، پروگرام میں اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں افریقی ملک کینیا کا، جہاں جنگل میں فاقہ کشی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے مسلسل ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے بھی رہے ہیں. کینیا کے حکام نے شکاہولا نامی جنگل سے اجتماعی قبروں کی تلاش کے دوران 12 انسانوں کے باقیات ملنے کی تصدیق کر دی ہے. رواں سال اپریل میں ناظرین مرتے دم تک فاقہ کشی کے جو 22 ہلاکتیں ہیں وہ شروع ہوئی تھیں اور اب تک 400 لاشیں مل چکی ہیں. کینیا کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے ابتدائی تحقیقات کے دوران انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ ایک مذہبی رہنما نے اپنے پیروکاروں کو ہدایات یہ جاری کی تھی کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، تعلیم حاصل نہ کریں، کھانا پینا بند کر دیں اور بیمار ہونے پر اسپتالوں میں علاج بھی نہ کروائیں. اور پھر ہوا یہ کہ سینکڑوں پیروکار نے اپنے مذہبی رہنما کی اندھی تقلید کی اور موت کے منہ میں چلے گئے. ان واقعات کو کسی فرقے سے متعلق بدترین سانحات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے یہ ہے بھی. کینیائی حکام نے چند ماہ کے دوران اس فرقے کے کئی ایسے افراد کو مرنے سے بچا لیا تھا جو فاقہ کشی سے جنگل میں پڑی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے. لیکن مزید جو ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، اب کیا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی سینکڑوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کی تلاش کا کام جاری ہے. اس حوالے سے ڈیٹیلڈ پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے دیکھتے ہیں. کینیا میں مذہبی رہنما کی ہدایت پر فاقہ کشی کرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. جنوب مشرق میں شکاہولا جنگل میں قبروں سے 12 مزید انسانوں کی باقیات ملی ہیں. علاقائی کمشنر روڈاو ناچیا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ فاقہ کشی کے باعث مرنے والوں کی تعداد 403 تک پہنچ چکی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والے گڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ کے رکن تھے، جس کی قیادت پادری پال مکنزی کر رہے تھے. حالیہ آپریشن کے نتیجے میں 95 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ پادری پال میکنزی کی اہلیہ سمیت 37 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسری جانب پولیس کے مطابق تحقیقات نے پریشان کن تفصیلات سے پردہ اٹھایا ہے جو انسانی اعضاء کی سمگلنگ میں ممکنہ ملوث ہونے کے اشارہ دیتے ہیں، کیونکہ متاثرین میں سے کچھ گمشدہ اعضاء کے ساتھ پائے گئے تھے. اس فرقے کی سرگرمیوں میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی سمگلنگ کا انکشاف کیا تھا. رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل میں مشرقی کینیا میں مالندی کے علاقے میں چند افراد تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک چرچ سے وابستہ فرقہ رہائشیوں کو تادم مرگ فاقہ کشی کی ترغیب دے رہا تھا. ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر تادم مرگ فاقہ کشی کرنے والوں کی لاشوں کو قریبی قبرستان میں دفن بھی کیا گیا تھا
जिस पर मजीद कब्रों की खुदाई का सिलसिला भी जारी है। पाल मैकेंजी ने रवासल अप्रैल में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और मई में इनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। इससे कबल इन्हें साल के शुरू में भूख और दम घुटने से 2 बच्चों के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। फाका कशी की कोशिश करने वालों के रिश्तेदारों का कहना है कि मैकेंजी रिहाई के बाद जंगल में वापस आया और दुनिया के खात्मे की अपनी पेशगोई की तारीख को अगस्त के बजाय 15 अप्रैल कर दी। खबर रसां इदारे ने रिपोर्ट किया कि पाल मैकेंजी नामी शख्स ने 2003 में साहिली शहर मालिंदी में अपना चर्च कायम किया और अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा दिया था। ऐसे वाकयात का हुकूमत ने नोटिस लिया और 2019 में जब चर्च को बंद कर दिया गया तो ये रहनुमा अपने चंद पैरोकारों के साथ जंगल चला गया था। इस फिरके के पादरी पाल मैकेंजी को कबल अजीं 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और वो दोनों मर्तबा जमानत हासिल कर चुका है। पुलिस ने उसे बच्चों की अमवात के केस में भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मकामी सियासी रहनुमा अदालत से पाल मैकेंजी को रिहा न करने की इस्तदा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कुछ बात कर रहे होंगे मौसमियाती तब्दीलियों की। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया ही तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का शिकार हो रही है। एशिया, यूरोप और अमेरिका 3 ऐसे बड़े आज़म हैं जहां सूरज आजकल आग उगल रहा है और आवाम को हीट वेव का सामना है। अमेरिका की रियासत है कैलिफोर्निया, वहाँ दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। चीन की बात करें तो सूरज का पारा यहाँ 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा। यूरोपीय ममालिक इटली और यूनान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ के अवाम झुलसा देने वाली गर्मी पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी शदीद गर्मी कभी देखी नहीं है। और इत्तलात ये भी हैं कि यहाँ बहुत सारे जंगलात में शदीद गर्मी के बायस आग भी लग चुकी है। खबर रसां इदारे के मुताबिक स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और क्रोएशिया में भी पिछले सालों की निस्बत दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त कुछ एशियाई ममालिक ऐसे हैं जो तूफ़ानी बारिशों से मुतासर हो रहे हैं। जनूबी कोरिया के कुछ इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 900 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां अब तक सैलाब से 39 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत की कई रियासतें भी बारिशों के बायस सैलाब की जद में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आज रात से मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाएगा, जो 23 जुलाई तक जारी रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर दुनिया को दर्जा हरारत में इजाफे से बचाना है तो फैक्ट्रीज, गाड़ियों, तजारती सरगर्मियों के जरिए ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना होगा। ये क्या मैटर है और फिर कहाँ क्या हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, पैकेज में दिखाता है। दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बराज़मों में दर्जा हरारत इस कदर बढ़ रहा है कि लोग बिलबिला उठे हैं। यूरोपीय ममालिक को आमतौर पर एशिया के मुकाबले में सर्द बराज़म समझा जाता है, लेकिन वहाँ भी सूरज ने तेवर बदल लिए हैं। इटली में सूरज की आग ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया है। स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और क्रोएशिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक भी हीट वेव का शिकार हैं, जहाँ दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। खबर इदारे के मुताबिक यूरोपीय खलाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि गर्मी की लहर अभी शुरू हुई है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा में अभी ठहराव है, जिसका मतलब ये कि गर्म समंदर, जमीन और हवा में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ग्लोबल चेंज साइंस के चेयरमैन ने कहा कि रवां सदी के आखिर तक आलमी सतह पर दर्जा हरारत में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है, जो खौफनाक अलामत है। खबर इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि स्पेन में कैनबरी जज़ायर में 2 मकामात पर शदीद गर्मी के बायस जंगल में आग लग गई, जिससे 11,490 एकड़ रकबे पर दरख्त जल गए और हजारों अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। यूनानी मीडिया के मुताबिक वहां के जंगलात भी आग की लपेट में हैं, जहां समर कैंप के लिए मौजूद 1200 बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़े। एशियाई मुल्क चीन की सूबे शीजियांग में दर्ज हरारत 52 डिग्री से तजावुज़ कर गया। एक तरफ शदीद गर्म मौसम और दूसरी जानिब बारिशों के बायस तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। जनूबी कोरिया में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कम अज कम 39 अफराद हलाक, जबकि 9 लापता हो गए हैं। भारत में तूफानी बारिशों से 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के कई इलाकों में भी तूफानी बारिशें हुई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 23 जुलाई तक शदीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मौसमियाती तब्दीली और इसके नुकसानात से बचने के लिए दुनिया फिक्र
फिक्रमंद हैं। अमेरिका के एलची बराए मौसमियाती जॉन केरी ने बीजिंग में चीन के आला सफारतकार के साथ बातचीत की है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ताउन को वक्त की जरूरत करार दिया है। दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसों के अखराज करने वाले ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना था कि चीन मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक उमूर पर अमेरिका के साथ तबादला ख्याल करेगा और चैलेंजों से निपटने और मौजूदा और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद अमेरिका ने मशरक़ वस्ती में इजाफी F-16 और F-35 तैयारें भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक इजाफी लड़ाका तैयारे बहरी जंगी जहाज के साथ भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसरी कुव्वत में इजाफा अबना हरम्स और अतराफ के इलाकों की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जबकि अहम आबी गुजरगाहों पर कमर्शियल जहाजों को ईरान से दरपेश खतरात पर फौजी मौजूदगी भी बढ़ाने का फैसला किया है। हालिया हफ्तों के दौरान तेल के टैंकरों पर कब्जा करने की ईरानी कोशिशों के जवाब में अमेरिकी फौज ने हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ती में एक गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात किया था। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा के करीब हवाई अड्डे पर छोटा तैयारा ऐसे हैंगर से टकरा गया जहां बारिश के बायस मुतअद्दिद अफराद ने पनाह ले रखी थी। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 3 अफराद हलाक हो गए। तैयारा टकराने से हैंगर भी गिर गया और इसमें पनाह लेने वाले अफराद में से 2 हलाक और 8 जख्मी हो गए। हादसे के बाद 10 एम्बुलेंसों और 4 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। एविएशन हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। बरतानिया में खुराक की कीमतें 2 साल के दौरान 3 गुना बढ़ गईं। खुराक की कीमतों में सालाना 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया की कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में साल 2021 से कुछ अशिया की कीमतों में 175% इजाफा हुआ। ग्रोसरी की कीमतें गुज़िश्ता 2 सालों में तकरीबन 3 गुना महंगी हो गई हैं। अप्रैल में खुराक की कीमतें 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई थीं। डबल रोटी, दूध, पनीर, अंडों, फलों और सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में इमाम अबू हनीफा के नाम से दूसरी तिजारती नुमाइश जारी है। नुमाइश में 25 से ज़ायद मारूफ पाकिस्तानी कंपनियों की मसनूआत भी रखी गई हैं। 16 जुलाई से शुरू होने वाली ये नुमाइश 22 जुलाई तक जारी रहेगी। हुकाम का कहना है कि नुमाइश में अफगानिस्तान की मकामी और हमसाया ममालिक समेत दुनिया भर से 700 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। नुमाइश से खिताब करते हुए अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन ने 2023 में दुनिया भर की जदीद तरीन 100 यूनिवर्सिटियों में से एक के तौर पर मुंतखब किया है। आलमी रैंकिंग एजेंसी ने सनअती शोबे के हवाले से यूनिवर्सिटी प्रोग्रामों को आलमी मयार में इनफरादी नौइयत के रुझानात के हामिल करार दिया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन ने पहली मरतबा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जिन यूनिवर्सिटियों के साथ दुनिया की जदीद तरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल किया है, उनमें MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और हार्वर्ड सरफहरिस्त हैं। दलदली और कीचड़ भरी आबगाहों में फुटबॉल का आलमी मुकाबला शुरू हो गया। फिनलैंड में वाक़या दलदली झीलों में इस बार 100 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट को सवाब सॉकर वर्ल्ड कप का नाम दिया गया है। ये खेल फौजियों की मशकों की तर्ज पर तश्कील दिया गया है। ये गेम जिस्मानी और असाबी इम्तिहान है, जिसमें दौड़ना और भागना बहुत मुश्किल होता है। बसा औकात दौड़ते हुए जूते भी उतर जाते हैं और यूं उन्हें नंगे पैर ही आगे बढ़ना होता है। हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि वो गेंद को मुखालिफ गोल में फेंक सके। ख़वातीन फुट वर्ल्ड कप के मौका पर एक्रोबेट ने न्यूजीलैंड में स्काई डाइविंग का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड के स्काई ड्राइवर ने 17 मीटर तवील झंडे के साथ 18,000 फीट की बुलंदी से स्काई डाइविंग की और कामयाबी से ऑकलैंड की ईडन पार्क स्टेडियम में उतरे। लैंडिंग के बाद फाइनली को रवायती अंदाज में खुश आमदीद कहा गया।